मिशन 2023 के रोड मैप की तैयारी, वंशवाद को नहीं मिलेगी तरजीह, जिलाध्यक्ष और नेता पुत्र टिकट दौड़ से होंगे बाहर, केंद्रीय नेतृत्व के वंशवाद वाली गाइडलाइन पर होगा अमल। जी हां, भाजपा संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने सांसदों से कहा था कि वंशवाद लोकतंत्र के लिए खतरा है और इस पर अमल करने की तैयारी में भाजपा दिख रही है। संकेत है कि प्रदेश में पहली बार चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे नेता पुत्र दौड़ से बाहर रहेंगे। दरअसल भाजपा ने प्रदेश स्तरीय बैठक में रणनीति साफ कर दी है कि संगठन में काम करने वाले जिलाध्यक्षों को चुनाव नहीं लड़ाने का ऐलान किया गया है। राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश ने इस पर सहमति जताई। भाजपा ने बूथ मजबूत करने पर जोर दिया। बूथ की किलेबंदी करने के साथ ही साथ जोखिम वाली 103 सीटों के लिए रणनीति बनाई गई है। इन्हें ए, बी, सी कैटेगरी में बांटा गया है। परिवारवाद पर ब्रेक लगा भाजपा एक नया पैटर्न सेट करना चाहती है। जहाँ तक कमजोर सीटों की बात है तो हम लोग कमजोर तो नहीं मानते, लेकिन जब भी हम कोई बात का मूल्यांकन करते हैं या किसी काम की व्यवस्था बैठाते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं श्रेणी बांटने का एक काम अच्छा होता है। और निश्चित रूप से लगातार, क्योंकि हम लोग हमेशा कहते हैं कि चुनाव के लिए हमेशा सदैव तैयार रहने वाली पार्टी है, तो कहीं ना कहीं हम लोग जो चुनाव के बहुत पहले विस्तारक भेजते हैं उसमें यदि और पहले से तैयारी अच्छी हो जाएगी, उसका कहीं कैटेगराइजेशन हो जाएगा, वहाँ की समस्याएं क्या है, उसके उपाय क्या है, वहाँ के लोगों के सुझाव क्या है, कौन कौन से व्यक्ति जो वहाँ पर प्रमुख हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जिसमें पार्टी चर्चा करती है। कुल मिलाकर ऐसी व्यवस्था बैठाना जो है पार्टी का नेतृत्व आगे बढ़ाने के लिए और विस्तार करने के लिए बहुत सहायक सिद्ध होते हैं। भाजपा आरोपों की झड़ी से बचना चाहती है, इसलिए पहले से ही तैयारी कर ली है। लेकिन कांग्रेस भाजपा की कथनी और करनी में अंतर बता रही है। भारतीय जनता पार्टी के लिए तो इस बार पूरी 230 ही जोखिम वाली सीटें हैं। जिस प्रकार का माहौल है, जनता की खिलाफत है, 230 विधानसभा सीटें जोखिम वाली है। और जहां तक नेता पुत्रों की बात है या परिवारवाद की बात है या जिलाध्यक्षों की बात है, ये सिर्फ दिखावी एक दूसरे को निपटाने का खेल है। वी.डी. शर्मा, मोदी जी ने जिस दिन परिवारवाद की बात करी थी नेता पुत्रों को, उसी दिन उन्होंने कहा था कोई योग्य हो गया तो हम टिकट देंगे। तो पहले ही गली निकाल ली उन्होंने। वो तो सब योग्य के नाम पे और नेता पुत्रों को जिनको टिकट देना होगा उनको दिया जाएगा, जिनके काटना होगा उनको परिवारवाद की भेंट चढ़ाया जाएगा। तो भाजपा तो कहती कुछ है करती कुछ है। देखिए, चुनाव आएंगे 2023, कई जिलाध्यक्ष भी आपको चुनाव लड़ते दिखेंगे और कई नेता के पुत्र भी चुनाव लड़ते दिखेंगे। कांग्रेस इसमें भाजपा के अंदर चल रही मैनेजमेंट पॉलिटिक्स को जिम्मेदार बता रही है, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा जनता के सामने एक पॉजिटिव मैसेज देने की तैयारी में है। देखना होगा कि क्या ये बदलाव जनता के सामने भाजपा के नंबर बढ़ा पाएगा या वाकई ये बदलाव सिर्फ नंबर गेम नजर आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नाज़रीन नकवी। बात करेंगे बीजेपी के विजय पथ की, जिसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। इसमें संगठन में कसावट पर भी जोर दिया जा रहा है, साथ ही बूथ मैनेजमेंट को लेकर भी पूरी तैयारी बीजेपी कर रही है। लगातार इस तरफ बीजेपी बढ़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन सवाल यह है जो कांग्रेस की तरफ से आ रहे हैं, जिसमें कांग्रेस ये बता रही है कि आगामी विधानसभा चुनाव में 230 सीटें जो हैं वो खतरे वाली हो सकती हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। आखिर कांग्रेस को ऐसा क्या नजर आ रहा है जो बीजेपी की नजर से चूक रहा है, या फिर कांग्रेस सिर्फ आरोप लगा रही है और घेराबंदी करने के लिए इस तरह की बयानबाजी कर रही है? समझेंगे विस्तार से। पहले नजर एजेंडा पॉइंट्स पर। वंशवाद को ना कर क्या जीत पाएगी भारतीय जनता पार्टी जनता का मन? कांग्रेस ने फिर क्यों बीजेपी की कथनी और करनी पर उठाए सवाल? बूथ की किलेबंदी कर क्या भारतीय जनता पार्टी फतह कर पाएगी जोखिम वाली 103 सीटें? क्या संगठन मजबूत कर भारतीय जनता पार्टी कर रही विजय पथ की तैयारी? तो चलिए सीधे मेहमानों से जुड़ते हैं। आपका परिचय करा देती हूं। संदीप पौराणिक जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप स्टूडियो में मेरे साथ हैं, बहुत स्वागत है आपका। अब्बास हफीज प्रवक्ता है कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और आशीष अग्रवाल प्रवक्ता है बीजेपी से, आप सभी का बहुत स्वागत है।
शुरुआत करना चाहेंगे आशीष जी आपसे, क्योंकि जिस तरीके से कहा जा रहा है कि आप संगठन में कसावट कर रहे हैं और साथ ही ये भी कि वंशवाद की बेल आगे ना बढ़े, उसे पानी ना मिले, उसे किसी तरह की खाद ना मिले, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी अभी से तैयारी कर रही है। आप उसमें काट छांट कर रहे हैं। क्या लगता है, क्या रोड मैप है भारतीय जनता पार्टी का आगे आने वाले चुनावों को लेकर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक जीवंत संगठन है और हार हो या जीत हो सदैव समीक्षारत रहता है और अभी तक जो पा चुका है या जो कर चुका है उससे कुछ अधिक कर गुजरने के लिए लक्ष्य अपना तय करता है। इसीलिए इस बार हमने लक्ष्य रखा है 51% हमें वोट चाहिए। 51% वोट किसी मैनेजमेंट के माध्यम से नहीं, किसी जातिवाद या तुष्टिकरण की राजनीति से नहीं, अपनी जनहितैषी योजनाओं के क्रियान्वयन करके, जनता के, गांव गरीब किसान के जीवन में बदलाव करके। और मुझे लगता है कि यह आदर्श लोकतंत्र का स्वरूप है। जहां तक परिवारवाद का विषय है नाज़नीन जी, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा दल है इस देश में जो परिवारवाद की बेल पर नहीं आगे बढ़ा है। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष कभी एक परिवार से नहीं रहा और आने वाले भविष्य के जितने भी अध्यक्ष हैं वो तय नहीं है कि वे नड्डा जी के परिवार से होंगे या अमित शाह जी के परिवार से होंगे। वहीं अगर आप कांग्रेस को देखें तो मोतीलाल नेहरू जी ने 1919 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने और आज 2022 में भी उन्हीं का परिवार, मोतीलाल जी के बाद जवाहर जी, इंदिरा जी, राजीव जी, उससे पहले संजय जी, उसके बाद सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी और उसके बाद भी जो भी होगा इनके पुत्र पुत्री होंगे। और मैं सब मानता हूं निजी तौर पे कि परिवारवाद और लोकतंत्र ये दोनों आपस में विपरीत दिशा में जाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत लोकतंत्र के स्थापना के लिए चाहती है कि परिवारवाद से लोग निकल कर नहीं आए, लोगों को थोपा नहीं जाए, अपितु लोग अपनी योग्यता के बल पर जनता के सामने एक बेहतर चॉइस, एक विकल्प के रूप में निकल के आए, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रयासरत है और जनता भी चाहती है कि परिवारवाद ना हो इस देश में। तभी आपने देखा होगा कि आने वाले जितने भी अभी बीते हुए चुनाव है उसमें परिवारवाद के नींव पर जितने भी दल टिके हुए थे उन सब की करारी हार। ठीक है, आपका कहना है कि आपकी तैयारी जो है वो वंशवाद परिवारवाद से अलग है और आप इस चीज को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, एक मैसेज देने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन क्या अब्बास साहब, कांग्रेस की तरफ से भी ऐसा कोई मैसेज आएगा? क्योंकि अगर बात की जाए आपकी तरफ, आपकी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष की, तो वो बात अब भी अटकी हुई है। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि हमारे यहाँ चुनाव होता है, हमारे यहाँ आंतरिक लोकतंत्र है, चुनाव से राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन होता है। भारतीय जनता पार्टी इसको नहीं समझ सकती क्योंकि संघ से, नागपुर से थोपा जाता है उनके यहाँ का अध्यक्ष और वो इससे वाकिफ नहीं होंगे। माननीय आशीष जी विद्वान प्रवक्ता हैं, बहुत अच्छा उनका अध्ययन है, लेकिन उनको मैं राय दूंगा कि वो अध्ययन करें कि भाजपा कांग्रेस पार्टी के कितने राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए हैं। उनको पता चलेगा कि 61-62 के करीब यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए और 61-62 में से गांधी परिवार के कितने अध्यक्ष हैं, उससे इनको समझ में आ जाएगा कि कितने बाहर के लोग अध्यक्ष बने हैं। चुनाव घोषित है, सितंबर में और सितंबर में चुनाव होना है राष्ट्रीय अध्यक्ष का। सदस्यता चल रही है हमारी, मेंबर बनाए जाएंगे, वोटर्स बनेंगे वो, और चुनाव आयोग जो भारत का है वो संवैधानिक जो जिसको दर्जा प्राप्त है वो चुनाव आयोग उसका देखरेख करेगा और उसकी देखरेख के अंदर ही हमारा चुनाव संपन्न होगा। ब्लॉक स्तर से होगा, फिर उसके बाद डीसीसी जो जिला कार्यालय कमेटीज होती हैं वो बनाई जाएंगी, उसके बाद फिर प्रदेश और प्रदेश से फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष। ये नहीं समझ सकते, इनको शायद नहीं पता होगा क्या होता है। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष गांधी जी भी रहे, महात्मा गांधी जी भी रहे, सुभाष चंद्र बोस जी भी रहे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी भी रहे। पहले देखा जाए तो और भी बहुत सारे हैं जिनको शायद हमारी पीढ़ी जानती भी नहीं होगी। तो गांधी परिवार से कितने मैंने आपको बता दिया। अब रही वंशवाद की बात, भारतीय जनता पार्टी को हम मुद्दे पे आ जाए, वही मुद्दा है, इसलिए डेविएट किया जा रहा है मुद्दे है ताकि हम असल बात से हट जाए। भाजपा कितना ही कह ले कि वो वंशवाद से दूर रहेगी या इस तरह की सिफारिशों से दूर रहेगी, उसकी दूर रहना नामुमकिन। नामुमकिन इसलिए है क्योंकि भाजपा ने अभी उत्तर प्रदेश में जो हाल में संपन्न चुनाव हुए हैं उसमें 20 से 25 नेता पुत्रों को टिकट दिए हैं। ये भाजपा का नया नवेला वंशवाद जनता के सामने जो आ रहा है, और यहाँ तक कि राजनाथ सिंह जी के दोनों पुत्र ने चुनाव लड़ा है वहां पर। वंशवाद ने उनकी कोई लकीर, उनकी कोई डोर नहीं काटी। और मध्य प्रदेश में भी 2023 में आप देख लीजिएगा, पिछली बार भी कहा गया था जिला अध्यक्षों को टिकट नहीं मिलेंगे। नाज़रीन जी, मुझे याद है कि जिनको टिकट देने थे उनसे इन्होंने इस्तीफे कराए और इस्तीफे करा के उनको टिकट दे दिया और जिला अध्यक्ष किसी और को बना दिया। भोपाल का भी यही हुआ था।
तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं भाजपा की कथनी करनी के हो गई है कि बौखलाहट है, चुनाव सामने दिख रहा है, इनको हारते हुए देख रहा है, इसलिए ये 1.5 साल पहले से बड़ा टेंशन हो गया है जनता की। इससे बेहतर है कि जनता के घरों को सही कर इस तरह की सिचुएशन बीजेपी के सामने बन सकती है, बनेगी, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं संदीप जी जो राजनीति में हैं, जो नेता पुत्र हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, जिन्हें उम्मीद है, और इस वजह से क्योंकि बीजेपी का टेंशन बढ़ सकता है, ये कांग्रेस का मानना है, और ये भी कहना कि भले कहा कुछ और जा रहा हो लेकिन निकलकर कुछ और सामने आएगा। लेकिन कांग्रेस ये भी कह रही है कि वो अपनी रीति नीति में कोई बदलाव नहीं करेगी, आंतरिक लोकतंत्र है, चुनाव होंगे और उसके बाद ही अध्यक्ष का चुनाव होगा। देखिए नाज़नीन जी, मेरा ये व्यक्तिगत मानना है जो मैं कहूंगा कि क्या किसी घर में पैदा हो जाना अपराध है व्यक्ति का? अगर वो योग्य है तो चुनाव क्यों नहीं लड़ेगा? राजनीतिक दलों को, चाहे बीजेपी है या कोई भी राजनीतिक दल हो, उसे ये स्पष्ट करना चाहिए कि ये व्यक्ति, इसको टिकट हम इसलिए नहीं दे रहे हैं। मान लीजिए राजनाथ सिंह जी की बात हुई कि उनके बेटों को टिकट दिया गया, अगर वो वर्षों से जनता के बीच काम कर रहे हैं तो उन्हें टिकट क्यों नहीं दिया जाएगा? जहां तक गांधी परिवार की बात है, बीजेपी के लिए एक अच्छा हमला करने का तरीका है कांग्रेस पर कि गांधी परिवार का व्यक्ति अध्यक्ष होता है। अब्बास भाई ने कहा चुनाव होते हैं, स्वाभाविक सी बात है, पार्टी की राय जिस नेता के प्रति होगी, चाहे वो खानदान से हो, परिवार से हो, कहीं से भी हो, उस पार्टी को अपना नेता चुनने का अधिकार है और वो चुनते हैं। अगर गांधी परिवार की लोकप्रियता है, कांग्रेसी नेता पसंद करते हैं, कार्यकर्ता पसंद करते हैं, तो अध्यक्ष बनना चाहिए। दूसरी तरफ जो बीजेपी वंशवाद वाली बात करी, मेरा यह कहना है कि या तो पहले एक गाइडलाइन तय हो जानी चाहिए कि नेता का पुत्र राजनीति में किसी तरह का दखल नहीं देगा। अगर वो दखल देता है और काम करता है, 10 साल काम करता है, फिर उसे टिकट क्यों नहीं दिया जाएगा? ये स्पष्ट होना चाहिए। यानी क्राइटेरिया योग्यता होनी चाहिए, मूल रूप से योग्यता होनी चाहिए। और ये योग्यता की, देखिए, बयानबाजी, पार्टी की लाइन, ये शुरू में कुछ भी हो सकती है, लेकिन जब चुनाव आते हैं तो सारे राजनीतिक दल एक ही बात कहते हैं कि हमें चुनाव जीतने वाले कैंडिडेट को टिकट देना है। विनेबिलिटी हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। वो किस परिवार से है, किससे नाता है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन नाज़रीन जी, एक चीज और मान लीजिए, अगर बीजेपी जो कह रही है कि वंशवाद पर अमल नहीं होगा, तो एक नई पीढ़ी भी आपके पास तैयार होगी। अगर पहले से गाइडलाइन आपकी तय रहे तो नेता अपने पुत्रों को राजनीति में लाने से बचेंगे। और जब वो नहीं लाएंगे तो दूसरी जमात के लोग, जिनका पारिवारिक बैकग्राउंड राजनीतिक नहीं है, वो नए लोग आएंगे। तो इस पर किसी भी राजनीतिक दल की राय साफ होनी चाहिए। मेरा ये मानना है चुनाव से पहले। आपको लगता है कि दोनों दलों में ये कंफ्यूजन दिख रहा है, किसी भी तरफ से ऐसी कोई गाइडलाइन स्पष्ट नहीं है कि नेता पुत्रों को राजनीति में नहीं आना चाहिए, या फिर वो उससे बाहर रहेंगे, टिकट की दौड़ से बाहर रहेंगे? देखिए, कंफ्यूजन तो राजनीतिक दलों में दिखता है हम लोगों को, चुनाव के समय और स्पष्ट हो जाता है कि वो कहते कुछ और हैं, चुनाव करीब आते आते उनकी भाषा बदल जाती है। आप ये देखिए, बीजेपी ने कहा है, हो सकता है उसको फॉलो करें, लेकिन जैसा अब्बास जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में 25 से ज्यादा नेता पुत्रों को टिकट दिए गए, तो फिर वो क्यों दिए गए? अगर आपकी गाइडलाइन एक है तो नजीर तो आपको पेश करनी पड़ेगी। वहां आप ये कह के नहीं बच सकते कि हम योग्यता के आधार पर टिकट दे रहे हैं। बिल्कुल। आशीष जी, गाइडलाइन तय करने की जरूरत है, क्योंकि ये कांग्रेस बार बार कह रही है कि कथनी और करनी का अंतर दिख ही जाता है, यानी कि जब वक्त जैसा होता है, उसकी डिमांड जैसी होती है, उस हिसाब से आप रूल्स बदल लेते हैं। 25 से ज्यादा उत्तर प्रदेश में नेता पुत्रों को टिकट, पूर्णतः असहमत। कोई भी एक ऐसा नया नेता पुत्र आप मुझे उत्तर प्रदेश में बताएं, 25 छोड़िए, जिसको वर्तमान में मिला हो। आप अगर राजनाथ सिंह जी के सुपुत्र की बात करते हैं तो वो मौजूदा विधायक है और वो उत्तर प्रदेश के सबसे ज्यादा मतों से जीतने वाले विधायक है। बात सिर्फ इतनी है, संदीप जी की बात से मैं पूर्णतः सहमत हूं कि किसी के पुत्र होने से ना तो प्रामाणिकता आती, ना अहर्ता आती, और ना ही उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता। एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं बनेगा, ये तो नहीं हो सकता, परंतु वो अपने पिता के द्वारा की गई एमबीबीएस की डिग्री पर डॉक्टरी नहीं कर सकता। ये तो लोकतंत्र है। तो आज मुझे बताइए कि गांधी परिवार की लोकप्रियता स्वयं की अमेठी की सीट गंवाने के बाद, G23 जैसे 23 वरिष्ठ नेताओं के विरोध करने के बाद भी अगर बनी है, तो आप इसको खूंटी पे टंगना कहेंगे, ना कि लोकप्रियता कहेंगे। और एक ऐसा परिवार जिसने लगभग 1 सैकड़ा से अधिक वर्तमान कांग्रेस को चुनाव हरवा दिए हो, अगर आज भी आप बिना किसी पूर्णकालिक अध्यक्ष के साथ ही जुड़ना चाहते हैं, जिसमें जितने भी युवा तुर्क हो, जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हो, सचिन पायलट हो, हेमंत बिश्व शर्मा हो, ये सब कभी चैलेंजर नहीं बन जाए राहुल गांधी के अगेंस्ट, इन सबको ठिकाने लगा दिया गया, इसको परिवारवाद कहते हैं। समाजवादी पार्टी में
मुलायम सिंह जी के बाद कौन है, उनके पुत्र, और उसके बाद कौन होंगे उनके पुत्र, बहुत स्पष्ट है। लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी में क्या हुआ, या अन्य किसी भी दल को लगा दे, तो भारतीय जनता पार्टी में बहुत स्पष्ट है कि किसी का पुत्र होने से आपको टिकट मिलेगा, ये तय नहीं है। और जब छाती ठोक के मोदी जी स्वयं संसदीय दल को संबोधित करते कह चुके हो कि उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों के चुनाव में आपके पुत्रों का अगर टिकट किसी ने काटा है तो उसका दोषी मैं हूं, तो इससे ज्यादा स्पष्ट जो निर्देश है या भावना है वो कैसे एक वरिष्ठ नेतृत्व व्यक्त कर सकता है, मुझे नहीं समझ आता। बहुत स्पष्ट। चलिए, आपकी बातों पर अब्बास साहब काफी मुस्कुरा रहे हैं, जवाब शायद कुछ भारी भरकम है, उनके पास सुन लेते हैं। आशीष जी लौटती हूँ जी। अब्बास साहब देखिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी की बहुत सी बातें हमने सुनी है, मुझे लगता है कि उसको पूरी तरह से भरोसा नहीं किया सकता। उन्होंने कह दिया तो आप हम मान लेंगे कि उन्होंने टिकट काट दिया। देखा, वो कह रहे हैं आशीष जी कि पहले से विधायक थे, तो पहले विधायक बनने का पैमाना क्या रहा था उन लोगों का, ये भी एक सवाल है। लेकिन हम उस पार्टी से आते हैं, हमने कभी भी वंशवाद को लेकर राजनीति नहीं करी है। हमारा मानना है, जो आशीष जी की पार्टी अब कहने लगी है, जब ये थोड़े पुराने हो गए हैं, कि अगर दूसरी पीढ़ी में राजनीतिक अनुभव बनता है, उनमें राजनीतिक इच्छा है, शक्ति है, इच्छा शक्ति है, वो जनता की सेवा करना चाहते हैं, तो ये पैमाना उनको नहीं रोक सकता कि उनके पिता सांसद रहे हैं या उनके पिता विधायक रहे हैं। अब रही बात, इन्होंने टिकटों की बात कर दी। मैं आशीष जी से पूछना चाहूंगा कि भारतीय जनता युवा मोर्चा, इनका युवा मोर्चा जो है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुराग सिंह ठाकुर हुए, जिनके पिता मुख्यमंत्री रहे, जिनके भाई भी अभी उसके क्रिकेट बोर्ड है बीसीसीआई, उसके अंदर है। ये पूरा वंशवाद का खेला वहां चल रहा है। अनुराग ठाकुर जी हटते हैं और बाद में उनके पूनम महाजन जी बनती हैं, जिनके पिता बहुत कद्दावर नेता रहे भारतीय जनता पार्टी के। युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्षों की सूची है। और इनसे पहले धर्मेंद्र प्रधान जी, जो आज पेट्रोलियम मंत्री हैं, वो भी रहे युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिनके पिता धर्मेंद्र प्रधान जी के पिता अटल बिहारी वाजपेयी जी के कैबिनेट में मंत्री थे। मैं यही कहता हूं कि ये इतनी छोटे स्तर पर जाकर राजनीति करने का विषय नहीं होना चाहिए। आज भाजपा को समझ में आ रहा है, जब इनका परिवार, चलिए ठीक है, परिवारवाद और वंशवाद के अलावा भी अगर देखा जाए बहुत कुछ है। अब्बास साहब ठीक है, ये तो ठीक है, आप अपनी रीति नीति नहीं चेंज करेंगे, बीजेपी अपनी नीतियों में बदलाव की बात कह रही है, कर पाएगी कितना वो अभी वक्त तय करेगा। लेकिन संदीप जी, जैसा कि अब्बास साहब कह रहे हैं कि नए लोगों को मौका मिलना चाहिए और पुराने भी जो हैं उन्हें भी मौका देने की बात है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वक्त दे चुके हैं राजनीति में लंबा। हम अरुण यादव की बात करें, अजय सिंह खुद मांग रहे हैं काम की, मुझे कोई जिम्मेदारी दे दीजिए। ऐसे नेताओं का क्या आपको नहीं लगता कि जो नेता बहुत वक्त तक राजनीति में समय दे चुके हैं, जो चाहते हैं कि अब ये सही समय है कि उनका उपयोग होना चाहिए, अगर ये मैसेज जाता है कार्यकर्ताओं के बीच में तो ये कांग्रेस को कमजोर करेगा? नाजनी, स्वाभाविक सी बात है, अरुण यादव पिछड़े वर्ग का एक बड़ा चेहरा है। अजय सिंह की भी अपनी एक फॉलोइंग है, उनके समर्थक हैं बड़ी संख्या में। अगर ये नेता इस तरह की बात कहते हैं कि हमारे पास काम नहीं है, तो ये कांग्रेस की कमजोरी को जाहिर करता है। और बात सवाल ये उठता है कि क्या इन नेताओं की बात कमरे के अंदर नहीं सुनी जा रही? क्या नेतृत्व तो इनकी बात नहीं सुन रहा है? तब तो इन्हें खुले में और मैदान में आके बात कहनी पड़ रही है। और कांग्रेस की बड़ी कमजोरी का कारण नाज़रीन जी मैं समझता हूं यही स्थितियां हैं। बीजेपी के अंदर सारी बातें कमरे में होती हैं, लोग अपनी बात कहते हैं, लेकिन कमरे के बाहर हमने कभी नहीं सुना कि किसी नेता को लेके कोई ये कह दे कि हमें काम नहीं दे रहे हैं, हमारी उपेक्षा हो रही है, मैं घर बैठा हुआ हूं। तो आज अनुशासन की जरूरत है कांग्रेस में, और कांग्रेस में वो अनुशासन नहीं है। कह सकते हैं अब्बास भाई के ये हमारे यहाँ आंतरिक लोकतंत्र है, लेकिन आंतरिक लोकतंत्र तो कमरे के अंदर होना चाहिए, सड़क पे नहीं होना चाहिए। और सड़क पर जब ये चर्चाएं होती हैं तो नीचे जो जमीन पर कार्यकर्ता काम करता है नाज़रीन जी, उसे ये लगता है कि जब बड़े नेता की पूछ नहीं है तो मेरे को कौन पूछेगा, और शायद इससे मोरल डाउन हो जाता है और शायद उतनी मेहनत, उतनी शिद्दत दिखाई नहीं देती कार्यकर्ताओं की। अब्बास साहब, क्या जवाब है इसका कि अजय जी कह रहे हैं कि मुझे काम दे दीजिए, जिम्मेदारी दे दीजिए, और थोड़े वक्त पहले कमलनाथ जी कह रहे थे कि किसी तरह के पद का कोई मोह नहीं है मुझे और काम करने की चाहत है, लेकिन वो काम कैसे होगा, कैसे आप कार्यकर्ताओं में बांटेंगे, कैसे आपके जो मजबूत नेता हैं वो आगे आएंगे मैदान में? नाज़रीन जी, किसी भी नेता के 1 मिनट के भाषण को सुन के हम अंदाजा नहीं लगा सकते कि वो किस संदर्भ में क्या बोल रहा है। अजय सिंह जी अपने पारिवारिक जो पृष्ठभूमि है वहां पर भाषण दे रहे थे और उनका भाषण बहुत लंबा था। उन्होंने कार्यकर्ताओं की किसी बात के ऊपर एक मिसाल दी है, तो उसके ऊपर अगर हम आज यहाँ पर चर्चा करने लगेंगे तो बहुत बड़ा विषय बन जाएगा। कांग्रेस पार्टी में हर एक व्यक्ति साथ में है,
हर एक नेता लामबंद है और भारतीय जनता पार्टी की एक ऐसी सरकार जनता पे जो जुल्म ज्यादती कर रही है, महंगाई को लेके, बेरोजगारी को लेके, मैं थोड़ा सा इंटरप्ट कर रही हूँ आपको। आपने जो बात कही ठीक है कि एक लंबा भाषण था जिसमें 1 मिनट का कुछ वक्तव्य निकाल दिया गया और हम उसका आंकलन नहीं कर सकते, लेकिन जब इस तरह की बातें घूमती हैं, बार बार मीडिया में आती हैं, बीजेपी उस पर तंज कसती है, लंबे लंबे बयान आते हैं, तब क्यों नहीं वो व्यक्ति या फिर आपके संगठन से कोई नेता आके उसे खारिज करता है? क्यों नहीं ये कहा जाता कि ये जो बातें कही जा रही हैं वो सही नहीं है? अजय वैष्णवी जी ने बहुत कुछ कहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर मौजूदा विधायक थे। ऐसे कुसुम मेदले जी ने भी बहुत कुछ कहा है जिनको हम जिद्दी कहते हैं। ऐसे बहुत से नेताओं की यहाँ मिसाल गिनाई जा सकती है जिन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं। और मुझे लगता है आज सबसे बड़ा विषय संगठन का नहीं होता, आज जनता का है। और जनता उससे सबसे बड़ी चीज है जो पीड़ित है आज समाज के अंदर, पूरे देश के अंदर, पूरे प्रदेश में, जो भारतीय जनता पार्टी से सवाल कर रही है और भाजपा कह रही है कांग्रेस में कुछ हो रहा है। अरे जनता के घरों में जो हो रहा है पहले हम सबको मिलकर उनकी चिंता करनी चाहिए। और यही भाजपा की सरकार का सवाल है। हमारे संगठन में हर एक चीज सही है और हम जनता की लड़ाई को कंधे से कंधा मिला के लड़ रहा है। यही मेरा आपकी बात का जवाब है। और जवाब आशीष जी से भी चाहिए, इनकी सरकार से भी चाहिए। महंगाई के ऊपर जनता की कमर तोड़ रहा है। हर रोज पेट्रोल डीजल के 80-80 पैसे बढ़ाकर आज 10 रुपये 8 रुपये बढ़ा चुके हैं 10 दिन में निरंतर। जनता पूछ रही है एक बार में बढ़ा दीजिए ना, काहे को इस तरह की बातें करते हैं? जनता को 80 पैसे समझ में नहीं आ रहे हैं क्या? हर रोज बेरोजगार इतने युवा हो चुके हैं कि आज वो खुदकुशी पे उतारू है। ये बड़े विषय हैं। बड़ा विषय कांग्रेस का नहीं है, बड़ा विषय भाजपा का नहीं है, बड़ा विषय सरकार का है और सरकार के कामकाज का है। आशीष जी, ऐसे मुद्दे लाकर कि वंशवाद नहीं बढ़ेगा, परिवारवाद को हम बढ़ावा नहीं देंगे, हम बूथ मजबूत करेंगे, हम जनता के बीच जाएंगे, हम समर्पण निधि जुटाएंगे, ये कांग्रेस कह रही है कि इन मुद्दों को सामने लाकर भारतीय जनता पार्टी मूल मुद्दों से ध्यान भटका रही है। देखिए, जनता की बुद्धिमत्ता को कमतर आंकने का जब जब प्रयास किया गया वो विफल हुआ। 1975 में इंदिरा गांधी जी ने भी कुछ ऐसा ही किया था जब उन्होंने लोकतंत्र पे पहरा लगा दिया था। और उसके बाद कांग्रेसियों ने लगातार यही किया। अभी 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं और मेरे कांग्रेसी मित्र बताएं उनमें कितनों में इनका खाता खुला और कहां कहां पर हुए। वो भी जनता का मैंडेट था। वो जनता का मैंडेट था भारतीय जनता पार्टी की जनहितकारी योजनाओं और उनके क्रियान्वयन के प्रति। और वो मैंडेट था गांधी परिवार, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के कलेक्टिव नेतृत्व के प्रति। परंतु उसके बाद भी अगर इनको समझ में नहीं आता तो इनको मुबारक हो। मध्य प्रदेश कांग्रेस अगर एक पेड़ को हम स्वरूप माने तो उसकी एक डाल पे कमलनाथ बैठे हैं, दूसरे पे अरुण सिंह, तीसरे पे राहुल भैया, चौथे पे जीतू पटवारी। और ये कर क्या रहे हैं? एक दूसरे की डाल को काट रहे हैं, पर ये नहीं समझ रहे इनकी खुद की डाल कट रही है। और डाल तो डाल, तने को काटने में श्रीमान दिग्विजय सिंह जयवर्धन सिंह जी स्थापित हो जाए। तो जब कांग्रेस इस तरह से आंखें मूंद के अपने पुत्रों को स्थापित करने की लड़ाई लड़ रही है नेताओं के स्तर पर, तो जनता की लड़ाई क्या लड़ेगी? बाकी जनता की जो अपेक्षाएं हैं उसको पूरा करते हुए हम 2023 के चुनाव में आशीष जी अपने देखिए यहीं पर समझ में आ जाएगा कि आशीष जी कांग्रेस के संगठन पे हमला करते रहेंगे, हम उनका जवाब देते रहेंगे, जनता के मुद्दे गौण हो जाएंगे, जनता के मुद्दे गायब हो जाएंगे। यही इनका स्टाइल है, इनकी पूरी पार्टी का, और यही इसकी मिसाल है। तो आज जनता के मुद्दों को उठाने का हम कोशिश करते रहेंगे, इनके जवाब देने की बात है। कांग्रेस ये कह रही है एक जो मंच है वो संसद है, वो विधानसभा है, और इन दोनों को आप चलने नहीं देते हैं। तो बाबा साहब ने जो संविधान रचा और उस पर जनता के विषयों को उठाने के लिए जो मंच दिए गए उसको तो आप बाइकआउट करते हो। जीतू पटवारी राज्यपाल के अभिभाषण का बाइकआउट करते हैं। आप शोर बचाते हैं और कहते हैं कि आप जनता के विषयों को उठाएंगे। विपक्ष ने स्पष्ट कर दिया कि हम चलाना चाहते हैं सदन को। आपने उसके बाद कोई सदन नहीं चलाया, बिना बहस के, बिना हंगामे के राष्ट्रीय स्तर पर करवा दिया। नरेंद्र मोदी जी सदन के पूरे दिनों में से एक दिन में आएगा, कहीं पर काम नहीं होने दिया जाता। सारे दिन, अरे मोदी जी कितनी बार आए आशीष जी सदन में? एक बार आते हैं एक सेशन में। ये तो शर्म की बात है, पहली बार प्रधानमंत्री इतना कम सदन में आता है। आप तथ्यात्मक बात करने वाले प्रवक्ता हैं, इतने मूर्ख। मैं भी आपसे कह रहा हूँ कि मोदी जी की आप अटेंडेंस उठाएंगे, मोदी जी की अटेंडेंस अगर आप संसद में उठाएंगे तो वो भी अपने आप को रिकॉर्ड बना के दिखेगी। विंटर सेशन में एक दिन, पौराणिक जी बैठे हुए, पूछ लीजिए इनसे, यहाँ पे एक दिन विंटर सेशन में आए जी, ये तो शर्म की बात है। आप सुनिए ना,
आप तो मुझे ये बताइए कि आपके राहुल गांधी ने, आपके कमलनाथ जी ने कौन से जनता के विषयों को उस मंच पर उठाया? चलिए ठीक है, आप तो सदैव किसी न किसी बात पे उठा करके लिखते आवाज उठाने के लिए तो जहां पर विषय उठाने चाहिए वहां उठते नहीं है, इसीलिए आप जनता का जब फैसला होता है उसमें ठीक है आशीष जी, जवाब दिया जाता है, सवाल का जवाब सवाल से नहीं होता। नाज़रीन जी, ये बात बिल्कुल सही है कि इस समय मुद्दे बहुत हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, हम ये राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे हैं। हम ये देखते हैं कि मध्य प्रदेश में जो परीक्षाओं का मामला आ गया व्यापम का, छात्र परेशान है, क्या कांग्रेस उसकी लड़ाई लड़ रही है? सिर्फ बयान से लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती है। विपक्ष की भूमिका है जनता के साथ खड़े होने की, वही साथ जनता का कांग्रेस नहीं दे पाती है और बड़ा कारण है कि कांग्रेस कमजोर हो जाती है। विपक्ष की जो भूमिका होनी चाहिए वो मुझे कमतर लगती है कांग्रेस की मध्य प्रदेश में। यही कारण है कि बीजेपी अपनी बात को बेहतर तरीके से जनता तक पहुंचा लेते हैं और जनता उनकी बात में आ जाती है। अब्बास साहब, एक मजबूत विकल्प बनने की जरूरत है। कुछ कमियां दिख रही हैं, मुद्दे बहुत हैं, लेकिन शायद बहुत ज्यादा मजबूती से दिख नहीं रही कांग्रेस। हो सकता है कि हमारा काम जो चल रहा है जनता के बीच ईमानदारी से चल रहा है। बहुत से लोगों को नहीं देखे 2018 की तरह। 2018 के अंदर भाजपा भी कहती थी, लोग भी कहते थे कांग्रेस नहीं आएगी। हमारा काम घर घर चलो प्रोग्राम हमारा चल रहा है, जन जागरण अभियान हमारा चल रहा है, महंगाई के खिलाफ ये पूरा हफ्ता जो है आंदोलित है हमारा, हर जिले स्तर के ऊपर विधानसभा स्तर पे काम चल रहा है। आप देखिए, अगर आप देखेंगे अखबारों में देख लीजिए, आपके चैनल पर दिखाया जाता है, हर जगह पे हम काम कर रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता हजारों लाखों की संख्या में केस रोजाना बुक हो रहे हैं। ये कैसी सरकार है? अगर हम विधानसभा को घेरने के लिए ट्रैक्टर लाते हैं, ट्रैक्टर जब्त हो जाते हैं हमारे। ये कैसी डरी हुई सरकार है? और इस डर की वजह से आप देखिएगा 2023 आते आते इनका पूरी असलियत भी सामने हो जाएगी। आशीष जी, आप कमजोर समझ रहे हैं, लेकिन साइलेंट तैयारी कर रही है कांग्रेस। साइलेंट तैयारी कर रहे हैं एक दूसरे के पुत्र को विफल करके अपने पुत्र को स्थापित करने के लिए। जितने कांग्रेस ने अभियान छेड़े मध्य प्रदेश में, वो फोटो सेशन अपॉर्चुनिटी थे। वो कमलनाथ जी के द्वारा मध्य प्रदेश में अपने आप को प्रासंगिक बनाने के लिए राहुल गांधी जी के लिए एक स्पष्ट संदेश था, इसके अलावा कुछ नहीं था। अभियान घर घर चलो अभियान था, वो चलो चलो अभियान हो गया, या सब घर जाके बैठ गए। सोशल मीडिया वॉरियर बनाने का अभियान था, लाखों बनाने थे, सैकड़ों नहीं बना पाए। और उसके बाद जो कार्यकर्ता बनाने का 50 लाख का लक्ष्य था, वो 5 लाख भी नहीं बना पाए। ऐसे तो अभियान है, बैठकें होती है, उसमें दिग्विजय नहीं आते, उसमें राहुल भैया नहीं आते, उसमें अरुण सिंह नहीं आते, और उसमें कौन आते हैं? कमलनाथ। और आते ही दिल्ली उड़ जाते हैं। वो स्पष्ट कहते हैं कि मेरा तो मध्य प्रदेश की राजनीति में कोई उद्देश्य ही नहीं है, मैं तो कुछ चाहता नहीं। जवाब ले लेते हैं, मध्य प्रदेश जा रहा है। अब्बास साहब, आपका लास्ट सारे पदों पे अतिक्रमण करके बैठे हैं। जी जी ठीक है, जनता में दिखते नहीं है। आशीष जी ठीक है, मुझसे जवाब ले रहे हैं ना। तो आशीष जी को मालूम है सदस्यता हमारी कितनी हुई है, जो चल रही है, ये 15 दिन और बढ़ी हुई है ना। आशीष जी को मालूम है कि हमारे कार्यक्रम कहाँ कहाँ चल रहा है। ये अपने भाजपा के संगठन के बारे में जानते हैं, हमारे बारे में नहीं जानते। लेकिन एक बात आशीष जी भी जानते हैं, जो दर्शक देख रहे हैं वो भी जानते हैं कि हर व्यक्ति के घर में बेरोजगार युवा है, हर घर के अंदर महंगाई की मार पड़ी हुई है, बेरोजगार युवा परेशान है, खुदकुशी के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। जनता सब जानती है, सभी का बहुत शुक्रिया। लेकिन देखना होगा कि बीजेपी अपना विजय पथ जो तैयार कर रही है, उसकी राह में रोड़े क्या कांग्रेस बिछा पाएगी? क्या महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को सामने रख पाएगी और जनता से कनेक्ट हो पाएगी? देखना दिलचस्प रहेगा। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।